हेलो, नमस्कार साथियों। मैं बीके एक बार आप सभी साथियों का टारगेट एसएससी मैथ में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग देख ही रहे होंगे कि हमारी हिंदी की बेसिक से क्लास चली आ रही हैं, जो कि अभी 3-4 ही क्लास हुई हैं। और जो कि हमारा चैप्टर वर्णमाला तो हमने इतना बेसिक से कंप्लीट किया हुआ है जिससे बाहर आने की कोई संभावना ही नहीं है। अब बात करते हैं वर्णमाला। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो वर्णमाला है, और वो लास्ट क्लास है आज, जो कि आज व्यंजन हम स्टार्ट करेंगे और व्यंजन संभवतः आज समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो होगी संधि की। अब हेडिंग लगाते हैं व्यंजन की। व्यंजन, बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन, ये जो व्यंजन है इनकी व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या की बात करें हम, तो व्यंजनों की संख्या है 33, और कुल की बात करें तो 39 भी होती है। जैसा कि हमने जो स्वर संधि की क्लास है हमारी दूसरी, उसमें हमने बताया भी है कि व्यंजनों की कुल संख्या 39 होती है। तो यहाँ 33 का थोड़ा यूज है, तो हम 33 बता रहे हैं। जो व्यंजन है, व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है इसे मुख्यतः। एक होता है वर्ग स्पर्शी, क्या होता है? एक होता है वर्ग स्पर्शी व्यंजन, और एक जो होता है हमारा वो होता है अंतस्थ व्यंजन, और एक की बात करें वो होता है हमारा ऊष्म व्यंजन। क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। अब बात करें जो वर्ग स्पर्शी व्यंजन है, इसमें कितने वर्ण आते हैं? वर्ग स्पर्शी व्यंजन में कितने वर्ण आते हैं, और ऊष्म व्यंजन में कितने वर्ण आते हैं? तो ये जो हमारा वर्ग स्पर्शी है, इसके अंतर्गत 5 वर्ग आते हैं, और 5 वर्ग में प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं, यानी कि टोटल इसमें 25 वर्ण आते हैं। कितने आते हैं? 25 वर्ण। अगर हम बात करें इसमें वर्ग की संख्या क्या है? वर्ग की संख्या, जो वर्ग की संख्या है वो कितनी है? तो 5 वर्ग है। अब बात करें वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या, जब बात करते हैं हम वर्णों की संख्या की, तो वर्णों की संख्या है वो है 25। लेकिन गुरु कामता प्रसाद ने यहाँ वर्णों की संख्या 25 ना मानकर उन्होंने 27 मानी है। कितनी मानी है? 27। बात करते हैं गुरु कामता प्रसाद। गुरु कामता प्रसाद ने वर्णों की संख्या कितनी मानी हुई है? तो उन्होंने वर्णों की संख्या 27 मानी हुई है। अब बात करते हैं जो 27 है, 2 एक्स्ट्रा कौन कौन से आते हैं? जो 2 एक्स्ट्रा गुरु कामता प्रसाद ने बताए हुए हैं, उन 2 वर्णों को कौन कौन से वो 2 वर्ण हैं जो गुरु कामता प्रसाद ने एक्स्ट्रा बताए हुए हैं? तो बात करें गुरु कामता प्रसाद ने वर्णों को एक्स्ट्रा बताया है, तो वो 2 ही वर्ण हैं। इन्हें डाटा, इन वर्णों को हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, एवं उत्क्षिप्त व्यंजन भी इनका नाम है। उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इन वर्णों को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं एवं उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन एवं
उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन एवं उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। अब बात करें इस, और जो ये अंतस्थ व्यंजन है इसमें वर्णों की संख्या कितनी आती है, तो इसमें हमारे मुख्यतः 4 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 4 आते हैं। और उस व्यंजन में कितने वर्ण आते हैं, तो इसमें भी 4 वर्ण आते हैं। और इसमें 25 वर्ण आते हैं। तो इन सभी को जोड़ेंगे हम, 25, 4 29 और 4 33, जो कि यहाँ ऊपर लिखा दिया है मैंने पहले ही। अब बात करते हैं जो ये वर्ग स्पर्शी है, बात करते हैं हम वर्ग स्पर्शी की। तो जो ये वर्ग स्पर्शी है, अब बात करते हैं ये जो वर्ग स्पर्शी है इसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से वर्ण हैं, और 5 वर्गों के नाम लिखते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण एवं 5 वर्ग, और उन वर्गों का उच्चारण मुख से कहाँ, कंठ, तालु, मूर्धा एवं ओष्ठ, कौन से वर्ग का उच्चारण किस स्थान से होता है, हम इसमें यह भी जानेंगे इस वर्ग में। अब बात करते हैं एक सूत्र जो होता है, सूत्र की बात करें, क्या एक ट्रिक होती है जिसे हम आमतौर पर सभी लोग प्रयोग करते हैं, जिसे कहते हैं कचट तप। क्या कहते हैं? कचट तप कहते हैं। कचट तप, कचट तप, कचट तप कहते हैं। जैसे का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, और घा हो गया, और ड़ा हो गया। चा, छा, जा, झा, इंग्या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। ये जो 25 वर्ण लिखे हुए हैं ये 5 वर्गों में बांटे गए हुए हैं। कितने वर्गों में बांटे गए हुए हैं? इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया, और इनका उच्चारण स्थान हम लिखेंगे कि कौन सा वर्ग किस स्थान से इसका उच्चारण हो रहा है। तो ऊपर डाल लेते हैं हम वर्गों की संख्या। क्या डाल देते हैं? वर्गों की संख्या। जैसे ये हमारा फर्स्ट वर्ग है, ये हमारा सेकंड वर्ग है, और ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये वाला 5। अब बात करते हैं इनके उच्चारण स्थान की। किसकी? इनके उच्चारण स्थान की। इनका जो उच्चारण स्थान है कहाँ से हो? उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। बात करते हैं उच्चारण स्थान की। तो उच्चारण स्थान की भी एक ट्रिक होती है जिसे हम कहते हैं, आमतौर पर सभी लोग प्रयोग करते हैं और काफी सही भी ट्रिक है, जिसे हम कहते हैं KTM 2। क्या कहते हैं? KTM 2। KTM से हो जाता है कंठ, क्या हो जाता है? कंठ। टी से हो जाता है तालु, तालु, और मां से हो जाता है मूर्धा। क्या हो जाता है? मूर्धा। कंठ, तालु, मूर्धा, और ये हो जाता है हमारा दंत, और ये ओष्ठ।
जो इन वर्णों का उच्चारण है वो मुख्यतः ओठ से होता है, और जो ये ता वर्ग का उच्चारण है इनका दंत से होता है, और जो ये हमारा टा वर्ग है इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, और चा वर्ग का उच्चारण हमारा तालु से होता है, और का वर्ण का उच्चारण हमारा कंठ से होता है। और जो कि ये जो हमारा पांचवा वर्ग है, इन पांचवें वर्ग के जो ये वर्ण दिए गए हुए हैं, पांचवें वर्ग के जो ये वर्ण हैं, जो ये वर्ण दिए गए हैं, हम इन्हें अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। इनका नाम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं हम इन्हें, अनुनासिक व्यंजन, या नासिक व्यंजन भी कहते हैं, कहीं कहीं नासिक व्यंजन। क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन। जो ये अनुनासिक व्यंजन है, अनुनासिक व्यंजन की परिभाषा की बात करें अगर हम, तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु नाक से निकले उन्हें हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें अगर हम, इसकी परिभाषा की बात करें अगर हम, तो इसकी परिभाषा जो है कि वे वर्ण या वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर वायु नाक से निकले उसे हम अनुनासिक कहते हैं। तो लिख लेते हैं, इनके उच्चारण करने पर वायु नाक से निकलती है, नाक से निकलती है, वायु नाक से निकलती है। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु हमारे नाक से निकलती है उन्हें हम अनुनासिक व्यंजन या नासिक व्यंजन भी कहते हैं। अब बात करते हैं घोष, अघोष। अब हेडिंग लगाते हैं घोषत्व। हेडिंग क्या लगाते हैं? घोषत्व की बात करते हैं हम, घोषत्व। और घोषत्व की परिभाषा क्या है? घोषत्व को दो भागों में बांटा गया हुआ है, एक होता है अघोष, एक होता है सघोष। और जो अघोष होता है उसकी परिभाषा क्या है एवं सघोष की परिभाषा क्या है, इसके अंतर्गत आने वाले कितने कितने वर्ण होते हैं, हम उन वर्णों के बारे में बड़ा बारीकी से जानेंगे, जो कि एग्जाम पैटर्न को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिन्हें आने की मुख्यतः संभावना रहती है। हेडिंग लगाते हैं घोषत्व। हेडिंग जो है हमारी वो है घोषत्व। अब बात करते हैं घोषत्व, इसे अलग अलग करते हैं। तो एक आता है घोष और एक में आता है क्या? तो जो घोष का है, जो ये हमारा घोष है, घोषत्व, जो ये हमारा घोष है, घोष का अर्थ की बात करें हम, इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ, तो इसके अर्थ की बात करें मतलब घर्षण। घोष का अर्थ होता है घर्षण। क्या होता है? घर्षण, घर्षण। और जो तो होता है इसका क्या होता है? इसका अर्थ होता है के साथ। क्या होता है? के साथ। मतलब कह सकते हैं वे व्यंजन जिनका उच्चारण घर्षण के साथ होता है उसे हम घोषत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घोषत्व कहते हैं। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय घर्षण के साथ उच्चारण होता है उसे हम घोषत्व कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी, इसकी
परिभाषा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? परिभाषा। लिख लेते हैं हम इसकी परिभाषा। परिभाषा की बात करते हैं। क्या है परिभाषा? परिभाषा की बात करते हैं। बात करते हैं परिभाषा की। जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों से क्या स्वर तंत्रियों से घर्षण के स्वर तंत्रियों के घर्षण के समान वर्णों को घोषत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घोषत्व कहते हैं। कह सकते हैं वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियों में घर्षण उत्पन्न होता है, उसे हम घोषत्व कहते हैं। अब बात करते हैं जो ये घोषत्व है, इसे दो भागों में बांटा गया हुआ है। एक होता है सघोष और दूसरा होता है अघोष। बात करते हैं सघोष और अघोष की। तो इसे दो भागों में बांटा गया हुआ है। एक में आता है अघोष और दूसरी में सघोष। क्या होता है? सघोष होता है। अब इसकी परिभाषा की बात करें हम सघोष की या अघोष की परिभाषा क्या होगी? जो अघोष की परिभाषा क्या होगी? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियों से घर्षण उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर हमारी स्वर तंत्रियों में घर्षण उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें हम अघोष कहते हैं। अघोष के अंतर्गत आने वाले वर्ण वो लिखेंगे। इसमें जो वर्ण आते हैं वो आते हैं 13 और 10 भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं सघोष की परिभाषा क्या होगी। जो ये सघोष है, सघोष की परिभाषा क्या होगी? तो ये जो सघोष है, सघोष की परिभाषा होगी वे व्यंजन जिनके उच्चारण करने पर संभवतः स्वर तंत्रियों में घर्षण उत्पन्न होता है, उसे हम सघोष व्यंजन कहते हैं। सघोष व्यंजन के अंतर्गत आने वाले वर्ण कितने हैं? वर्णों की संख्या वो हम लिखते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो होते हैं 31 या फिर हम 15 भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो इसके अंतर्गत मुख्यतः 13 वर्ण आते हैं, जिन्हें और 10 भी होते हैं। अब बात करते हैं वो 10 वर्ण कौन कौन से होते हैं और वो 31 वर्ण हैं वो कौन कौन से होते हैं। इनके अंतर्गत वर्ग जो हमने अभी पढ़ाए थे 5 वर्ग, उन्हीं के अक्षर आते हैं। अब बात करते हैं ये जो अघोष होता है, इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण कितने होते हैं? तो इसके अंतर्गत आने वाले जो वर्ग होते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है प्रथम वर्ग, पहला वर्ग और एक दूसरा वर्ग। ये 2 वर्ग आते हैं और इन 2 वर्गों में जो है अक्षर कितने हुए, यानी वर्ण की बात करें तो 10 वर्ण हो गए। 2 वर्ग आते हैं, प्रथम वर्ग और दूसरा वर्ग, जो कि अघोष होता है, और उसमें आने वाले कुल जो वर्ण होते हैं वो होते हैं 10।
कितने वर्ण होते हैं? तो 10 वर्ण होते हैं। अब बात करते हैं जो 3 वर्ण हैं वो हमारे कौन कौन से हैं। तो एक होता है सा और षटकोण वाला और शरीफा वाला। ये 3 वर्ण और होते हैं जो कि कुल मिलाकर इन्हें हम 13 कह सकते हैं। यानी कि टोटल वर्ण कितने होते हैं अघोष में? तो वो होते हैं 13। अब बात करें हम सघोष की, तो सघोष में कौन कौन से आते हैं? तो इसमें हमारा तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, इसके अंतर्गत 15 वर्ण आते हैं। इनके अंतर्गत कितने वर्ण हो गए? 15 वर्ण आते हैं। अब बात करते हैं, एक होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एक होता है हमारा आहल, ये भी एक आता है। और इसके बाद आता है सभी स्वर। क्या? सभी स्वर आते हैं। सभी स्वरों की बात करें तो कितने होते हैं? 11। और हमारे अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। हमारे जो अंतस्थ व्यंजन हैं वो हमारे सघोष के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इनमें घर्षण उत्पन्न होता है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, जो अंतस्थ व्यंजन है वो मुख्यतः 4 होते हैं। हम इन सभी को टोटल करेंगे 15 और 1 16 और इसके बाद में 11 4 15, 16 15 टोटल हुए 31। जैसा कि ऊपर हमने लिखा भी दिया था पहले ही कि टोटल वर्ण 31 आते हैं। कितने आते हैं? 31 वर्ण आते हैं टोटल की बात करें। अब बात करते हैं प्राण और प्राणत्व की। किसकी? अब व्यंजन में बात आती है प्राणत्व। प्राणत्व क्या होता है? प्राणत्व की परिभाषा क्या है? और प्राणत्व में आने वाले जो वर्ण हैं, वर्णों की संख्या क्या है प्राणत्व में? प्राणत्व में क्या परिभाषा होती है उसकी, और कितने वर्ण आते हैं? तो हेडिंग लगाते हैं हम प्राणत्व। हेडिंग क्या लगाते हैं? प्राणत्व लगाते हैं। हेडिंग लगाते हैं प्राणत्व। बात करते हैं हम प्राणत्व की। प्राणत्व में कितने वर्ण आते हैं? तो वर्णों की बात करें हम तो इसमें मुख्यतः 44, कितने? 44 या फिर 25 भी कह सकते हैं। प्राणत्व में जो वर्ण आते हैं उन्हें हम 44 वर्ण कहते हैं। कितने? 44 या फिर 25 भी आ जाते हैं। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कैसा क्या दे रहा है एग्जामिनर। अब प्राणत्व की बात करें हम, प्राणत्व को 2 भागों में बांटा गया हुआ है। पहले एक में होता है प्राण और दूसरे में होता है तो। ये जो प्राण होता है, प्राण का अर्थ क्या होता है? इसके हम अर्थ की बात करें, प्राण के अर्थ की बात करें अगर हम, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है वायु, या फिर हम श्वास भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? श्वास, यानी कि सांस। क्या कह सकते हैं? वायु या फिर श्वास कह सकते हैं। तो का अर्थ क्या होता है? इसके अगर हम अर्थ की बात करें, इसका अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है वो होता है के साथ। इसका अर्थ है के साथ। अब बात करते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण वायु के साथ होता है, या कह सकते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण श्वास के साथ होता है, उन्हें हम प्राणत्व कहते हैं। अब बात करते हैं प्राणत्व की परिभाषा की। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा की बात करते हैं। इसकी परिभाषा की, तो इसकी जो परिभाषा है वो है वर्णों के उच्चारण में
वर्णों के उच्चारण में सांस या फिर वायु का कम ज्यादा होना ही हम प्राणत्व कहते हैं। उच्चारण में श्वास या फिर कह सकते हैं वायु, वर्णों के उच्चारण में सांस या फिर वायु का कम ज्यादा होना ही प्राणत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राणत्व कहलाता है। प्राणत्व कहलाता है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में सांस का कम ज्यादा होना ही हम उसे प्राणत्व कहते हैं। प्राणत्व में आने वाले जो वर्ण होते हैं वो मुख्यतः 44 होते हैं, और जो प्राण का अर्थ होता है वो होता है वायु, या फिर हम श्वास भी कह सकते हैं। और जो तो होता है उसका अर्थ होता है के साथ, मतलब जिसका उच्चारण वायु के साथ हो या फिर कह सकते हैं श्वास के साथ हो। अब बात करते हैं जो प्राणत्व है, इसे दो भागों में बांटा गया हुआ है। एक को कहते हैं अल्प प्राण और दूसरे को कहते हैं महाप्राण। प्राणत्व को दो भागों में बांटा गया हुआ है। एक को कहते हैं अल्प प्राण और दूसरे को कहते हैं महाप्राण। जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण के अंतर्गत आने वाले वर्ण क्या होते हैं और महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसे दो भागों में बांटा गया हुआ है। एक होता है अल्प प्राण, और जो दूसरा होता है उसे कहते हैं हम महाप्राण। दूसरे को क्या कहते हैं हम? महाप्राण। अब जो इसकी बात करें हम अल्प प्राण की परिभाषा है। इसकी परिभाषा की बात करें हम अल्प प्राण की परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु बहुत ही कम निकलती है। कह सकते हैं वे अल्प प्राण किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु बहुत ही कम निकलती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण की बात करें हम तो महाप्राण में होता है वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु अधिक निकलती है, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। वर्णों के उच्चारण करते समय वायु का अधिक निकलना ही महाप्राण कहलाता है। महाप्राण कहलाता है। अब बात करते हैं अल्प प्राण की परिभाषा क्या है। वर्णों के उच्चारण या वर्णों का उच्चारण करते समय वायु का कम निकलना ये अल्प
अल्प प्राण कहलाता है। अल्प प्राण कहलाता है। अल्प प्राण की परिभाषा की बात करें हम, वर्णों का उच्चारण करते समय वायु का कम निकलना ही अल्प प्राण कहलाता है। अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं और इनकी संख्या कितनी है। बात करें अल्प प्राण, अल्प प्राण की, अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ग आते हैं, तो इसमें आने वाले वर्ग, इसमें आता है पहला वर्ग एवं तीसरा वर्ग और एवं पांचवा वर्ग। ये 3 वर्ग आते हैं जिसमें मुख्यतः 15 वर्ण हो जाते हैं। कितने वर्ण हो जाते हैं? 15 वर्ण। अल्प प्राण में 3 वर्ग आते हैं, पहला वर्ग एवं तीसरा वर्ग एवं पांचवा वर्ग, और इसके अंतर्गत आते हैं अंतस्थ व्यंजन एवं सभी स्वर। क्या आते हैं? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन है जिनकी संख्या 4 दी गई हुई है, और एवं सभी स्वर। क्या होता है? सभी स्वर, सभी स्वर 11 जो है हमारे, वो है सभी स्वर। टोटल की बात करते हैं, टोटल हमारा 30 हो जाता है। टोटल जो अल्प प्राण में आने वाले वर्ण हैं उन्हें हम 30 कह सकते हैं। कितने टोटल वर्ण आते हैं? तो इसके अंतर्गत 30 वर्ण आते हैं टोटल। अब बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण में कितने वर्ण आते हैं? महाप्राण में दूसरा वर्ग एवं चौथा वर्ग, दूसरा वर्ग एवं चौथा वर्ग आता है, जिसमें कुल वर्ण 10 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 10। कुल वर्ण 10 हो जाते हैं। एवं हमारे ऊष्म व्यंजन आते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है ऊष्म व्यंजनों की संख्या? 4। ऊष्म व्यंजन भी हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, जिनकी संख्या की बात करें हम, जिनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है संख्या ऊष्म व्यंजनों की? 4। और टोटल की बात करें तो यहाँ से टोटल कितना होता है? यहाँ से टोटल 14 होता है। जैसा कि हमने ऊपर 44 प्राणत्व में लिखा हुआ था वर्णों की संख्या, तो यहाँ से हम टोटल करेंगे 30 और 14, जो कि हमारे पूरे 44 वर्ण हो जाते हैं। पूरे हमारे 44 वर्ण हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हेडिंग लगाएंगे अब हम। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन हेडिंग लगाते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनकी जो परिभाषा है वो लिख सकते हैं हम। परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या है? अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा, अंतस्थ व्यंजन की हम परिभाषा की बात करें तो जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण अंतस्थ से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण अंतस्थ के द्वारा होता है, अंतस्थ के द्वारा होता है, अंतस्थ के द्वारा होता है, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। जो अंतस्थ व्यंजन है इन्हें हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है स्थ
और एक होता है अंत। एक होता है इष्ट, एक होता है अंत। जो इष्ट होता है इसका अर्थ क्या होता है? इसके अर्थ की बात करें हम, इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ, इसका अर्थ होता है स्थान। इसका अर्थ क्या होता है? इष्ट का अर्थ होता है स्थान। अर्थ क्या होता है? स्थान होता है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसके अर्थ की बात करें हम, इसका अर्थ होता है अंतस्थ, अंतकरण। क्या होता है इसका अर्थ? अंतकरण होता है। अंत का अर्थ जो होता है होता अंतकरण। अर्थ की बात करें हम, इसका अर्थ होता है अंतकरण। इसके अंतस्थ के अंदर आने वाले जो वर्ण होते हैं वो होते हैं 4। कितने वर्ण होते हैं? वो मुख्यतः 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्ण लिख लेते हैं हम। वर्ण एक होता है या, रा, ला और वा। कौन कौन से वर्ण आते हैं? या, रा, ला और वा। इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, इनमें होते हैं अर्ध स्वर। बात करते हैं अर्ध स्वर की। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर किन्हें कहते हैं? बात करते हैं वे कौन से वर्ण होते हैं जिन्हें हम अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर की बात करें तो 2 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं अर्ध स्वर में? 2 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है या और एक होता है वा। अर्ध स्वर की बात करें, एक होता है या और एक होता है वा। जो ये या होता है, ये या किससे बनता है? तो ये बनता है ई प्लस आ से, ई प्लस आ से। और जो ये हमारा वा होता है, वा किससे बनता है? तो ये हमारा उ प्लस आ से बनता है। ये जो ई स्वर होने के कारण ही हम इसे अर्ध स्वर कहते हैं। और ये भी होता है, इन जब वर्णों का मेल होता है तो ई या और वा बनते हैं। इसी कारण हम इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं रा को। ये जो रा है, रा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रकंपित एवं लुंठित। जो रा है, रा को हम कहते हैं प्रकंपित एवं लुंठित। प्रकंपित एवं लुंठित। प्रकंपित एवं लुंठित कहते हैं। क्या कहते हैं रा को? प्रकंपित एवं लुंठित। जो ये हमारा ला होता है, ला को क्या कहा जाता है? तो जो ये हमारा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत जो ला वर्ण आता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम पार्श्विक, इसे हम क्या कहते हैं? पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जो ये हमारा ला होता है उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो मुख्यतः 4 वर्ण आते हैं, या, रा, ला और वा। जो हमारे अर्ध स्वर होते हैं वो 2 होते हैं, या और वा होता है। जो या बनता है वो ई प्लस आ से बनता है, और जो वा बनता है वो उ प्लस आ से बनता है। जो ये हमारा रा होता है इसे प्रकंपित एवं लुंठित कहते हैं। जो हमारा ला होता है उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब बात करते हैं उस व्यंजन। उस व्यंजन में कितने वर्ण आते हैं? उस व्यंजन में जो हमारा उस व्यंजन होता है, उस व्यंजन में कितने वर्ण आते हैं? उस व्यंजन की बात करें हम, उस व्यंजन में कितने वर्ण आते हैं? हेडिंग लगाते हैं उस व्यंजन। क्या?
ऊष्म व्यंजन। जो ये ऊष्म व्यंजन होता है इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 4। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। जो ऊष्म व्यंजन होता है इसकी परिभाषा की बात करें हम, परिभाषा, ऊष्म व्यंजन की परिभाषा क्या है? परिभाषा, ऊष्म व्यंजन की परिभाषा की बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में ऊष्मा प्रकट होती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जो ऊष्म व्यंजन है उसकी संख्या 4 होती है और जो इसकी परिभाषा कहें तो कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा प्रकट होती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। परिभाषा लिख लेते हैं इसकी हम। जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा प्रकट होती है, जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा प्रकट होती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है और इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं ऊष्म व्यंजन में, तो वर्ण को लिख लेते हैं। 4 वर्ण आते हैं। सा, सा, सा और हा, ये 4 वर्ण आते हैं। इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। सा, सा, सा और हा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। एवं ऊष्म संघर्षी भी कहीं कहीं लिखा होता है। अब बात करते हैं हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन हेडिंग लगाते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जो ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजन की अगर हम संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? वो है 4। संख्या कितनी है? 4। जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। अगर हम इनकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा, संयुक्त व्यंजन की परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा जो है वो है भिन्न भिन्न जाति से मिलकर, भिन्न भिन्न जाति से मिलकर बनने वाले क्या है? बनने वाले भिन्न भिन्न जाति से मिलकर बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो संयुक्त व्यंजन है इनकी संख्या 4 है। तो इनकी जो परिभाषा है वो क्या है? भिन्न भिन्न जाति से मिलकर बनने वाले व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इनकी जो संख्या 4 है वो कौन कौन से वर्ण आते हैं? छात्र, त्राग, ज्ञान और ऋषि, ये 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं? छत्र, ज्ञ और ऋषि। भिन्न भिन्न जाति से मिलकर ये बनते हैं, इसलिए हम इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये छा बनता है, किससे बनता है? का हलन प्लस सा से बनता है। त्रा बनता है हमारा ता हलन
प्लस रा से बनता है। ज्ञा हमारा बनता है जा हलन प्लस इंज्ञा से, और जो हमारी ऋषि बनती है वो हमारी सा हलन प्लस रा से बनती है। ये भिन्न भिन्न जात से मिलकर बनते हैं, इसीलिए हम इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक प्रश्न आया हुआ है जिसे हम बता रहे हैं कि जो ये छा है, छा का छा किसके बाद आता है? जो ये छा अक्षर है वो किसके बाद आता है? तो जो ये छा अक्षर है तो वो आता है का के बाद आता है। किसके बाद आता है? का के बाद आता है। प्रश्न जैसे दिया गया हो, जो ये छा अक्षर है वो किसके बाद आता है? हा के बाद नहीं आता छा। तो बात करते हैं छा अक्षर किसके बाद आता है, तो वो आता है का के बाद, जो कि सही होता है, ना कि हा के पहले होता है। ठीक है। बात करते हैं का वर्ग। का वर्ग में आने वाले जो हमारे वर्ण होते हैं वो कौन कौन से वर्ण आते हैं? का वर्ग में वर्ण, उच्चारण स्थान एवं उच्चारण नाम। जो का वर्ग में आने वाले वर्ण होते हैं वो होते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं जैसे छोटा आ हुआ, बड़ा, और इसके बाद में हा हल होता है, और हमारी विसर्ग होती है। क्या होती है? विसर्ग। का वर्ग में आने वाले जो वर्ण हैं वो होता है छोटा आ, बड़ा, हा हल और विसर्ग। अब बात करते हैं चा वर्ग में क्या आता है। चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसमें आती है छोटी, बड़ी, और या और सा। चा वर्ग में आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो वो चार होते हैं, छोटी, बड़ी, या और सा। अब बात करते हैं टा वर्ग में आने वाले जो वर्ण हैं वो कौन कौन से आते हैं टा वर्ग में? तो रा आती है, सा और ऋषि। ये तीन वर्ण आते हैं। टा वर्ग में आने वाले जो वर्ण हैं वो है रा और सा और ऋषि। अब बात करते हैं ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ता वर्ग, तो ता वर्ग में आता है ला और सा। कौन से आते हैं? ला और सा। ता वर्ग में आने वाले वर्ण। अब बात करते हैं पा वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं। तो पा वर्ग में हमारा आता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। पा वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब बात करते हैं ये कंठ प्लस तालु। कंठ प्लस तालु से कौन से वर्ण आते हैं? तो कंठ प्लस तालु से बनने वाले जो वर्ण हैं वो होते हैं हमारे ए प्लस ऐ। क्या होते हैं? ए और ऐ होते हैं, जो कंठ प्लस तालु से बनते हैं। अब बात करते हैं कंठ प्लस ओष्ठ प्लस दंतोष्ठ। कंठ प्लस ओष्ठ प्लस दंतोष्ठ से बनने वाले जो हमारे वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं? तो इससे बनने वाले एक हमारा होता है ओ, एक होता है और एक होता है वा। तीन वर्ण आते हैं जो कि हमारे कंठ प्लस ओष्ठ प्लस तालु से दंतोष्ठ से बनते हैं। अब बात करते हैं का वर्ग में आने वाले वर्ण एवं उच्चारण स्थान एवं नाम। तो का वर्ग में आते हैं छोटा, बड़ा, हा हल और विसर्ग, जिनका उच्चारण स्थान है कंठ, जिनका उच्चारण नाम है कंठव्य। बात करते हैं चा वर्ग। चा वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? छोटी, बड़ी और या और सा। जो इनका उच्चारण स्थान है वो है तालु, और बात करते हैं उच्चारण नाम की, वो है तालव्य। जो टा वर्ग है, टा वर्ग में आने वाले जो वर्ण हैं वो है रा, सा और ऋषि। उच्चारण स्थान का नाम बताओ तो मूर्धा है, उच्चारण नाम बताओ तो मूर्धन्य है।
बात करते हैं तावर्ग की। तावर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? ला आता है, सा आता है, और उच्चारण स्थान में बात करें तो दंत होता है, और जो उच्चारण नाम है वो है दंतव्य। बात करते हैं पावर्ग की। पावर्ग में छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है। उच्चारण स्थान की बात करें तो ओष्ठ होता है, और उच्चारण नाम की बात करें तो ओष्ठ होता है। ये जो ए और ऐ हैं ये का कंठ प्लस तालु से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें कंठ प्लस कंठव्य, कंठ तालव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ तालव्य कहते हैं। जो ओ और औ और वा होते हैं ये कंठ प्लस ओष्ठ प्लस दंतोष्ठ से मिलकर बनते हैं, इन्हें कंठोष्ठ प्लस दंतोष्ठ कहते हैं। और जो कि हमारी वर्णमाला की क्लास थी वो आज समाप्त होती है पूर्णतः, और कल से जो हमारी क्लास होगी वो होगी संधि की। और संधि इस तरह से पढ़ाएंगे कि जो शायद ही आपने किसी से पढ़ी हो संधि।